दूर गांव में रघु अपनी पत्नी सुषमा और 2 प्यारे बच्चे प्रीति और सूरज के साथ रहता था। उसका जीवन खेत में उगाई सब्जियों पर ही टिका था। अरे सुषमा, देख तो, आज की पालक, मेथी, टमाटर और मूली एकदम जैसे खेत में भगवान ने खुद ही बोया हो। इतनी ताजगी है कि लगता है जैसे खेत ही बीनकर टोकरे में रख लाया हूँ। तुम भी ना हर सुबह खेत से ऐसे लौटते हो जैसे कोई राजा अपनी सेना लेकर आया हो। मगर सच कहूँ, भगवान की दया है हम पर, मेहनत रंग ला रही है जी। हाँ, अब ठेले पर सब कुछ सजाऊंगा, फिर चलूंगा गांव और शहर की तरफ। लोग कहें ना कहें, मेरी सब्जियां देखकर खुद ही बोल पड़ते हैं, अरे रघु की पालक आ गई। रघु ठेला सजाता है, सब्जियां बड़े प्यार से जमाता है। हर सब्जी में मेरी मेहनत की खुशबू है और पेट भरने की गारंटी भी। चलो अब चलें, ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे। सुषमा भी मोहल्ले की तरफ टोकरा उठाकर निकलने लगती है। मैं भी निकलती हूँ, तुमसे पहले लौट आऊंगी। मोहल्ले की औरतें कहती हैं, तेरी सब्जियों की खुशबू दूर से ही पहचान लेते हैं। गांव के लोग पास से गुजरते हैं, रघु को देखकर मुस्कुराते हैं। अरे रघु भैया, आज फिर कमाल की फसल लाए हो। अरे तुम्हारी सब्जियां तो अब घर वाले भी पूछने लगे हैं। बस दुआ कीजिए भाई, मेहनत कर रहा हूँ। जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, पेट भी भरेगा और मन भी। रघु ठेले पर सब्जियां सजाए शहर की गलियों में घूम रहा है, आवाज लगाता है, ले लो, आओ बहनों, ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां ले लो। खेत से सीधे आई है, पालक, टमाटर, धनिया, मूली। भाव भी सही, स्वाद भी सही। एक औरत अपने घर से बाहर निकलती है। रघु भैया, तुम्हारी सब्जियां तो एकदम जानदार होती हैं। कितना दे रहे हो पालक का? आपके लिए तो जैसे घर का भाव वैसा समझो। 20 रुपए की इतनी भर दूंगा कि चूल्हा भी मुस्कुराने लगेगा। अरे वाह, ऐसे बोलते हो कि दिल ही खरीदने को हो जाए। दे दो भैया, पालक और मूली दोनों दे दो। पास खड़े एक बुजुर्ग दंपति भी उसकी तारीफ करते हैं। रघु, सच में बेटा, तेरी मेहनत रंग ला रही है। आज देखो तो, कपड़े भी नए नए लग रहे हैं और चेहरा भी खिला हुआ है। चाचा, बस भगवान की दया है और आप लोगों की दुआएं। मेहनत कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। इतने में पास ही खड़े एक चाचा जी बोल उठते हैं। रघु बेटा, तू तो अब शहर में भी नाम कमाने लगा है। मेरी तो आंखें तरस जाती है ऐसे बेटे के लिए। मेरा वो निकम्मा दिन भर ताश पत्ती खेलता रहता है और रात भर नशे में पड़ा रहता है। अरे चाचा जी, ऐसा मत कहिए, सबका समय आता है। आप कहिए तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊं, खेत में काम करवाऊंगा, सब कुछ सिखा दूंगा। अगर ऐसा कर सका तो तुझसे बड़ा बेटा कोई नहीं होगा। ठीक है चाचा जी, अब मैं निकलता हूँ, घर भी जाना है। सुषमा मेरा इंतजार कर रही होगी। रघु चाचा से विदा ले ही रहा होता है, तभी गलियों में घंटी बजाता हुआ आइसक्रीम वाला पास से गुजरता है। ओ भैया, जरा रुकना, 2 आइसक्रीम दे देना, मेरे सूरज और प्रीति के लिए। लीजिए भैया, बच्चों को खूब पसंद आएगी। एक केसर कुल्फी है और एक चॉकलेट बार, बिल्कुल ठंडी ठंडी। इनके चेहरे की मुस्कान के लिए कुछ भी। आज पापा की तरफ से छोटी मिठास। रघु अपना ठेला लेकर घर की ओर बढ़ता है, थका हुआ लेकिन चेहरे पर संतोष है। रघु आंगन में पहुंचता है। सुषमा चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। बच्चे खेलते हुए रघु को देखते ही दौड़कर गले लग जाते हैं। पापा, पापा आ गए। देखो सूरज, पापा आ गए। सूरज तेजी से दौड़ता है और गले लग जाता है। पापा, आप मेरे लिए क्या लाए हो? हाँ पापा, मेरे लिए भी कुछ लाए हो ना? अरे मेरी जानो,
तुम्हारे पापा खाली हाथ थोड़ी ना आते हैं। हा? देखो ये क्या है? रघु पोटली खोलता है और उसमें से 2 कपड़े से ढकी ठंडी ठंडी आइसक्रीम की कटोरियां निकालता है। तुम दोनों के लिए खास ठंडी ठंडी आइसक्रीम। आइसक्रीम! वाह पापा, मैं तो अब आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं भी मम्मी को नहीं दूंगा, ये पूरी मेरी है। अरे अरे अरे, अकेले खाओगे तो पेट खराब होगा, मम्मी से भी पूछ लो। सुषमा मुस्कुराती हुई अंदर से निकलती है, बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए। अरे वाह, आज तो हमारे आंगन में मिठास ही मिठास है। चलो पहले हाथ धो लो फिर खाओ। आप बहुत थक गए होंगे ना, बैठो मैं पानी लेकर आती हूँ। पहले ये लो भाग्यवान, आज की कमाई। देखो पूरे 500 रुपए बचे हैं आज। हे भगवान, ये तो पहले कभी नहीं हुआ। अब लगता है हमारे दिन सच में बदलने लगे हैं। सब तेरी समझदारी और मेहनत का फल है। तू मोहल्ले में जितनी लगन से सब्जियां बेचती है, वो मुझसे ज्यादा कमाल करती हैं। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे पहली बार तारीफ की हो। सुषमा, कुछ सोच रहा हूँ। अब तक जो खेत है उससे इतना मुनाफा हो रहा है, सोच रहा हूँ क्यों ना और जमीन लेकर खेती करूं। क्या और जमीन? रघु, अभी तो सब ठीक चल रहा है, ज्यादा लालच करना ठीक नहीं होता। भगवान ने जितना दिया है उसमें संतोष रखो। अरे भाग्यवान, ये लालच नहीं है, ये सोच है। अब देखो ना, अगर 5 बीघा में इतना अनाज और सब्जी मिल रही है तो सोचो अगर 10 बीघा हो जाए तो दुगना मुनाफा, दुगना सुख, और बच्चों के लिए अच्छा भविष्य और हमारी भी थोड़ी राहत। ठीक है, बात में दम तो है, मगर सोच समझ कर करना। कर्ज लेकर खेत लेना है, कहीं भारी ना पड़ जाए। अरे मैं कोई बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाता। सेठ जी से बात करूंगा, वो मुझे पहले भी कहते थे कि जरूरत हो तो बताना। अब वक्त आ गया है। अगले दिन सुबह रघु तैयार होकर घर से निकलता है। सुषमा उसे रोकती है। रुको जी, ये टिफिन तो ले जाओ, भूखे मत रहना, और सेठ से बात करते वक्त ध्यान रखना, जो कागज पर लिखवाए पहले पढ़ लेना। अरे तू भी ना सुषमा, जैसे मैं कोई बच्चा हूँ। अरे मैं सब देख समझ लूंगा, तू बस दुआ कर, आज से हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। कुछ घंटों में रघु सेठ जी के यहाँ पहुँच जाता है। किशनलाल। राम राम सेठ जी, मैं रघु गांव से आया हूँ, कुछ काम था आपसे। अरे रघु, तू तो वही है ना, सब्जियां लेकर गांव गांव घूमता था। अब क्या बात है, बड़ी तैयारी से आया है आज। सेठ जी, अब थोड़ा हाथ पैर चला है, ऊपर वाले की कृपा से खेत से अच्छी पैदावार हो रही है, तो सोच रहा हूँ अगर आपकी वो 5 बीघा जमीन मिल जाए तो मैं उसमें भी मेहनत करूं। मुनाफा अच्छा होगा, कर्ज भी चुका दूंगा। मैं तो कब से कह रहा था भाई रघु, पर तू ही कभी तैयार नहीं हुआ। अब जब जमीन सूखी पड़ी है तो तू आया है। अच्छा चल ठीक है, देना है तो देंगे, लेकिन ये बता, जमीन पर तू मालिक बनेगा या मेरी बात मानेगा? सेठ जी, मालिक तो आप ही रहेंगे, मैं तो केवल मेहनत करूंगा बस। जो तय हो वही मिलेगा, मेरी नियत साफ है। रुको रुको, कागज निकालता हूँ, उस पर अंगूठा लगा दे, जमीन तेरे नाम हो जाएगी। सेठ अंदर जाकर अपने मुंशी को बुलाता है। मुंशी जी, एक काम करो, कागज तो बना दो 5 बीघा का, लेकिन एक पंक्ति डाल दो, अगर 3 महीने में मुनाफा न हुआ तो जमीन हमारे नाम वापस हो जाएगी। और हाँ, बाद में एक लाइन और जोड़ देना कि मुनाफा हो या न हो, जमीन की आधी उपज भी मेरी। पर इतना टेढ़ा लिखना कि रघु को कुछ समझ में ना आए। समझ गए ना? अरे समझ गया सेठ जी,
एक ही बार में खेत भी, फसल भी और वो भोला भाला आदमी भी। कुछ ही देर में कागज बनाता है। सेठ वापस आकर उसे रघु के सामने रखता है। लो रघु, ये रहा कागज, यहाँ अंगूठा लगाओ और जमीन तुम्हारी। मेहनत करो और हमें भी दुआ में याद रखना। थोड़ा ज्यादा लिखा है, लेकिन सेठ जी आप जैसे बड़े आदमी पर भला क्या शक करना। ठीक है, लगा देता हूँ अंगूठा। रघु अंगूठा लगाता है। अगले ही दिन रघु नई जमीन पर पहुंचता है। देखता है कि जमीन सूखी पड़ी है, पर दिल में उम्मीदें जिंदा है। फावड़ा उठाता है और खुदाई शुरू कर देता है। दिन रात एक कर देता है। कुछ ही हफ्तों में खेत हरियाली से भर जाता है। आपकी मेहनत देख रही हूँ, पर डर भी लग रहा है। इतनी बड़ी जमीन, मौसम का भी कोई भरोसा नहीं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अरे भाग्यवान, अगर भगवान ने हाथ में हल दिया है तो मेहनत भी करेगा और फल भी मिलेगा। अरे पगली, डर मत, अब दिन बदलने वाले हैं। कुछ ही दिनों बाद गर्मियां तेज होने लगती हैं, धूप तीखी हो जाती है, खेत की हरियाली मुरझाने लगती है। हे भगवान, बस एक बारिश भेज दे, मेहनत की लाज रख ले प्रभु। तभी दूर से 2-3 किसान आते हैं, जिनमें एक बुजुर्ग किसान राजपूत रामवीर सिंह है। अरे रघु, तू भी यही बैठा है? लगता है सबका हाल एक ही जैसा है। हमारे खेतों में भी जान नहीं बची, जैसे हर सांस पर बंजर की मुहर लगी हो। आज मैंने बेलें खींचकर बाहर फेंकी, देखना भी मुश्किल हो रहा था। बस ये बारिश आई तो समझो साल गया हाथ से, और साथ में पेट की आग भी जलती रहेगी। अरे पर करें क्या, पैसा नहीं, साधन नहीं। रघु अचानक दौड़कर पंप वाले किसान के पास पहुंचता है। वहाँ 2 मजदूर काम कर रहे होते हैं। राम राम भाई, राम राम। मेरी सब्जियां सूख रही है भाई, थोड़ा पानी पटवा दो। कितना बीघा जमीन है? 10 बीघा। पानी तो दूं रघु, लेकिन डीजल महंगा हो गया है। 1500 लगेंगे, तब चलेगा मोटर। 1500? भाई मेरे पास तो 800 ही बचे हैं, बाद में दे दूं क्या? फसल निकले तो पूरा चुका दूंगा। अरे बाद में तो बहुत देने देना होता है, अभी की बात कर। पैसे है तो पानी मिलेगा, वरना कोई दूसरा इंतजार में बैठा है। रघु निराश होकर लौटता है, पर हार नहीं मानता। घर से एक पुरानी बाल्टी उठाता है और गांव के पुराने कुएं की ओर बढ़ता है। वो बाल्टी से पानी भर भर कर खेतों में डालने लगता है। कुछ देर बाद गांव के मुखिया ठाकुर रतन सिंह वहां पर पहुंचते हैं। ए रघु, ये क्या कर रहा है तू? कुएं का पानी खेती में डाल रहा है? मुखिया जी, मजबूरी है, पंप का किराया नहीं दे सकता। खेत सूख रहा है, बेलें मुरझा रही हैं, 2-4 दिन में सब बर्बाद हो जाएंगे। तो क्या तू अपने खेत के लिए पूरे गांव की प्यास दांव पर लगा देगा? हाँ, एक कुआं पीने के पानी का है, अगर हर कोई यूं ही बाल्टी बाल्टी खेत में डालेगा तो क्या बचेगा? गांव वाले समर्थन में बोल पड़ते हैं। हाँ रघु, तुझे मेहनती मानते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। हम सबको भी पानी चाहिए ना। अरे तू तो समझदार है, थोड़ा सोच, बच्चों के लिए भी यही पानी बचा है। मैं समझता हूँ, पर जब खेत ही न बचे तो घर कैसे चलेगा? बच्चों को खिलाऊंगा क्या? बस थोड़े दिन की बात है। माफ कर रघु, इस कुएं से अब एक बूंद भी खेत में पानी नहीं जाएगी। ये गांव की भलाई का सवाल है। सब लोग लौट जाते हैं। रघु वहीं जमीन पर बैठ जाता है। हे भगवान, बारिश कब आएगी? अरे अगर तुझसे नहीं हो पा रहा है तो मुझे ही मिट्टी में मिला दे, पर मेरी मेहनत यूं ही मत मरने दे। रघु घर लौटता है। दरवाजे पर सुषमा बैठी थी, चेहरा उतरा हुआ था। मैं कहती थी ना, ज्यादा लालच मत करो। पहले जो छोटा खेत था वही ठीक था, कम था पर अपना था। अब देखो, खेत भी जाएगा, सब्जियां भी नहीं बची,
सारे पैसे भी उसी में डूब गए और अब जमींदार का आदमी भी आने वाला है। अगर वक्त रहते कुछ नहीं हुआ तो वो हमारे सिर से छत भी छीन लेगा। रघु चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन आंसू नहीं गिरते हैं। वो अंदर ही अंदर घुटता है। मैं तो सभी का भला सोच रहा था, किसी का हक नहीं मारा, किसी का दिल नहीं दुखाया। हर रोज सूरज से लड़ता था, मिट्टी से प्यार करता था, तो फिर क्यों मुझे ही ये सजा मिली? क्योंकि ये दुनिया मेहनत की नहीं, किस्मत की सुनती है, और हमारी किस्मत में शायद अभी और आग लिखी है। मैं हार जाऊं, इससे पहले मुझे कुछ करना ही होगा। जमीन को बचाना होगा। तुम लोगों को भूखा नहीं सोने दूंगा, चाहे जैसे भी हो, चाहे खुद को मिटा ही क्यों न देना पड़े। माँ, आज भी भूखा सोना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, माँ कुछ ना कुछ जरूर लाएगी। तू रो मत। देख, चांदनी कितनी प्यारी लग रही है। रघु बचे हुए 1500 रुपए लेकर पंप वाले के पास जाता है। भाई, पैसे जोड़े हैं, अब की बार पानी पुरा दो ना, बेलें फिर से जी जाएंगी। अरे पानी खत्म हो गया रघु, हैंडपंप सूख गया, अब और पानी नहीं निकलेगा। रघु निराश होकर खेत से लौटता है। घर में बैठता ही है कि फिर से कोई गेट बजाता है। कौन है? रघु दरवाजा खोलता है। अरे ओ रघु, बहुत दिन हो गए, जमींदार साहब ने भेजा है। कहा है या तो अगली किस्त दो या जमीन छोड़ दो, समझे? मजदूर की तरह खेत में झुकने से कर्ज नहीं उतरता। बारिश नहीं आई है, खेत सूख गया है। जिस दिन कुछ उपज निकलेगी उसी दिन तुम्हारी किस्त भी चुकाऊंगा। अभी सब कुछ छीन लोगे तो फिर क्या बचेगा? अरे बचा ही क्या है तेरे पास रघु? खेत सूखा, जेब खाली, और अब तो किस्मत भी मुंह फेर चुकी है। जमींदार साहब का हुक्म है, 3 दिन में पैसा दे दे, नहीं तो जमींदार का खेत छोड़ दो और अपने खेत का आधा हिस्सा उनके नाम कर दो। फिर जमींदार के दोनों आदमी चले जाते हैं। अब क्या करेंगे रघु? अगर खेत भी गया तो हम कहाँ जाएंगे? अगली सुबह रघु तैयार होकर सेठ के घर जाता है। सेठ जी नमस्ते, एक बात कहनी थी आपसे। अब कहने को क्या रह गया रघु? जमीन भी तुम्हारी, हालात भी और गलती भी। बोलो, क्या करोगे? सेठ जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। इस बार मौसम ने दगा दे दिया, बस थोड़ा सा और समय दे दीजिए, अगली फसल में सब चुका दूंगा। मुंशी जी, जरा वो कागज दिखाइए और पढ़कर इसे सुनाइए, ताकि रघु को याद दिला दें कि उसने क्या लिख कर दिया था। मुंशी कागज खोलता है और जोर से पढ़ना शुरू करता है। रघुपुत्र हरिराम द्वारा अपनी 5 बीघा जमीन गिरवी रखी जाती है, जिसके बदले उसे तुरंत 4000 नगद मिले हैं। शर्त के अनुसार 3 महीने में 10 क्विंटल अनाज या पूरी रकम न चुकाने पर जमीन सेठ जी के नाम हो जाएगी। रघु के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या? ये तो आपने मुझसे नहीं कहा था सेठ जी। आपने तो कहा था कि साल भर का वक्त है, ये 3 महीने कहाँ से आ गए? अरे कहा था या तुमने समझा था? कागज पर अंगूठा तो तुमने ही लगाया था ना। अब पछताओ मत, वक्त निकल गया है। 3 दिन में अनाज दो, नहीं तो खेत दो मेरा। रघु वहीं बैठ जाता है, जैसे पैरों में जान ही ना रही हो। आंखें भर आती हैं। मैंने तो सिर्फ मेहनत की थी, कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी सादगी ही मेरा गुनाह बन जाएगी। वो घर लौटता है पर चुपचाप होता है। सुषमा बाहर इंतजार कर रही होती है। क्या कहा सेठ ने? 3 दिन का वक्त है, नहीं तो खेत चला जाएगा। कहता है मैंने खुद ही दस्तखत किए, अब कुछ नहीं कर सकता। मैंने पहले ही कहा था, ज्यादा लालच मत करना। अब क्या होगा रघु? अब तो कुछ भी नहीं बचा। 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, ना कोई मदद, ना कोई सहारा।
उसी दौरान जमींदार चुपचाप जमीन पर कब्जा कर लेता है। रघु कुछ नहीं कर पाता। भूख, लाचारी और तन्हाई उन्हें घेर लेती है। अगले दिन रघु एक ईंट भट्टे पर काम मांगता है। मालिक उसे देखता है, फिर ईंट ढोने का काम दे देता है। अगर आज मैंने हार मान ली तो कल मेरे बच्चे भूख से हार जाएंगे। नहीं, अब रुकना नहीं है, बस चलना है। रात में रघु थका हुआ लौटता है। आ गए, पानी रखा है, थोड़ा आराम कर लो। आजकल तुम बहुत दुबले लगने लगे हो। जब वक्त भूखा हो तो आदमी कैसे मोटा हो सकता है। फिर अगले दिन रघु फिर से काम पर निकलता है। आज सूरज बहुत तेज है, पानी पीते रहना और खुद को मत खो देना रघु। रघु कुछ नहीं कहता, बस बोतल लेकर चल पड़ता है। कुछ दिन बाद रघु काम से लौट रहा होता है। जैसे ही बूंदें गिरती हैं, वो रुकता है, सिर आसमान की ओर उठाता है। सुषमा, बारिश, देखो बारिश। तभी जमींदार आता है। उसके पीछे मुंशी है, हाथ में कागज का एक लिफाफा लिए। रघु, मैं सोचता था पैसा ही सब कुछ है, पर तूने मुझे दिखा दिया कि असली अमीरी मेहनत में होती है। मैंने तुझसे जमीन छीन ली थी, आज मैं तेरे पास उसे लौटाने आया हूँ। वो कागज रघु के हाथ में रख देता है। माफ कर दे रघु, तेरा हक तुझसे छीनना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब वो गलती सुधारनी है। ये जमीन फिर से तेरी है। रघु स्तब्ध खड़ा है, हाथ में कागज पकड़े। सुषमा की आंखें भर आई हैं। माफ कीजिएगा सेठ जी, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप ये जमीन मुझे अचानक लौटाना क्यों चाहते हैं? रघु, मैं सच कहूं तो सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली हो गया हूँ। किसी गरीब का हक छीनकर चैन नहीं मिला। मैंने तुझसे जो लिया वो सिर्फ जमीन नहीं थी, वो तेरी मेहनत, तेरा आत्मसम्मान था। अब मैं समझ चुका हूँ, हक छीनकर कभी सुख नहीं मिलता। इसलिए ये जमीन मैं नहीं दे रहा, तेरे हक को वापस कर रहा हूँ। ये मेरा फर्ज है रघु। अरे रुको जरा, दूसरों की कहानी देखने जाने से पहले इधर अपने कमेंट्स देके जाओ। अरे हम तो जा रहे हैं दूसरे घर में काम करने। हाँ, मुझे याद से लाइक कर दो और स्क्रीन पे जो 1 घंटा दिख रहा है ना, उसे जोर से बजा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। भोंक देंगे कट्टा का पार में, अरे आइए कभी हमरे बिहार में।